सेशन है जिसको लेके मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले एक शादी में हम लोग मिले थे, और ये जो मेरे बगल में 1, 2 और वो कॉर्नर में 3 हैं, इनसे मैंने कहा था मैं एक BBX करने वाला हूँ, स्पेस एक्स के ज़माने में, बाड़मेरी ब्रिगेड ऑन एक्स। इस प्रदेश में कुछ भी होता है, ये जयपुर से कई किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन भाई साहब खबर हो ना हो उससे पहले इनका ट्वीट चले जाता है। तो ये बात में करेंगे, लेकिन ये लोग कमाल का काम कर रहे हैं। सेशन का नाम डिसरप्टर है। डिसरप्टर इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कई मुद्दे उठाती है। वी हैव द मेयर ऑल्सो विद अस, सौम्या जी, बट एक नया स्पेस इन्होंने क्रिएट किया है, जहां आजकल इन्होंने ये कर दिया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कई जगह पे लगता है कि हमारी ज़रूरत नहीं है। एक इकोसिस्टम बड़ा क्लियर सा बैठ गया था, मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह हैंडल किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, पर इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्रयासों से काफ़ी कुछ बदला है। और मैं स्टार्ट करूंगा सी मीडिया किस तरह बदलता है। सो दिनेश जी हैं, ही वर्क्स फॉर आज तक, बट मुझे आज तक से ज़्यादा ये इंस्टाग्राम तक दिखते हैं। सो बट दैट इज यूनिकनेस, यू नो, somebody coming from Badmer is reaching out to anybody on Instagram। साथ में अशोक जी हैं, शेरा साहब, इनकी बहुत लंबी चौड़ी रीच है यूट्यूब पे। पत्रकारिता करे ना करे, बट एक बड़ा सोशल चेंज लाते हैं। मेंटल हेल्थ पे जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों को लोग छोड़ देते हैं, ये उन तक रीच करते हैं, मुहिम चलाते हैं, उनको ठीक करते हैं और वापस लाते हैं। सो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, जहां हम बड़े बड़े कई लोग वोट के कई बातें कर जाते हैं, एक को भी इम्पैक्ट नहीं करते, सिर्फ TRP से आगे नहीं बढ़ते। सो दैट इज़ वेयर अ डिस्ट्रप्शन लाइज। फिर चोटिया जी हैं, ये आज़ाद परिंदे नए नए हुए हैं। सो 3-4 महीने गहन चिंतन के बाद, एक उदाहरण ये नहीं लिया, इन्होंने भी मुझसे बात करके नौकरी छोड़ी थी, बट चोटिया जी ट्विटर पे नहीं जाते थे, क्योंकि वो दैनिक भास्कर की बाईलाइन जो थी ना, उसकी ठसक ज़्यादा थी। तो वो बदलाव हुआ, धीरे धीरे ट्विटर पे गए, और अब ये होता है, कहना पड़ता है, चोटिया जी ट्विटर है, आर्टिकल नहीं, इतना लंबा मत लिखो। एंड देन आई हैव रमेश कुमावत, इसको मैं अपना गुरु कहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पॉडकास्ट करना सिखाया। मुकेश जी की संस्था ने पैसे दिए, इसने सिखाया, काम मेरा हो गया। बट दिस यंग मैन, ऑल ऑफ 25 समथिंग, हैज़ गॉट ओवर 300,000, 3 लाख के ऊपर है, 4.5 लाख इंस्टाग्राम पे। तो जहां मेरे जैसे लोग एक रील में गाना नहीं डाल पाते, ये 4.5 लाख लोगों तक पहुंचते हैं। और अंत में है विवेक बाड़मेरी, फिलहाल टर रिपोर्टर हुए में है, पर इनकी रिपोर्ट, इनके एक्स हैंडल से ज़्यादा मशहूर इनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। दुनिया के किसी कोने में हो, राजस्थान में कोई हलचल हुई है तो उसको लेके इनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे आता रहता है। तो रीज़न ये था कि राजस्थान एक बहुत ही शांत सी जगह है, यहाँ कुछ होता नहीं था। पिछले 6.5 साल में, 1.5 साल में भी कुछ नहीं हुआ। 5 बड़े वॉलेटाइल थे, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन नहीं हुआ। तो इस सेशन की बात यही है कि किस तरह ये लोग अपनी जगह बना पाते हैं। तो शुरुआत में इस ऑर्डर से नहीं करूँगा, शुरुआत करूँगा रमेश से, बिकॉज आई थिंक हमारे पूरे पैनल में वो सबसे यंग है, और उसने हम सबसे ज़्यादा बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि एक इस्टेब्लिश करियर, जहाँ इस एज में लोग कोई एक कंपनी चाह रहे थे, इसने चलती हुई नौकरी छोड़ी और इंस्टाग्राम। रमेश, क्या कहानी रही? सर, सबसे कम उम्र का ही नहीं, मैं मुझे लगता है कि मारवाड़ के अलावा जो जयपुर के इकलौते आदमी को आपने जगह दी, उसके लिए भी खास बात है, हम अपनी जगह पकड़ लेते हैं, मारवाड़ की तो कोई बात ही नहीं। बाड़मेर और जोधपुर के अलावा आपने जयपुर को जो छोटा सा स्थान दिया, उसके लिए आभार। जगह मुझे इसलिए बनानी पड़ी, मुझे लगा कि दौर जो है, मैंने रॉयटर्स से जब डिजिटल जर्नलिज्म की ट्रेनिंग ली, उस दौरान ये समझ में आ गया था कि जो पूरा ट्रेंड है वो जाने वाला है डिजिटल मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। अब आप वहाँ पर काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और राजस्थान की मतलब जब राजस्थान के लिहाज से बात करते हैं तो ये रियलाइज़ हुआ कि नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि रीजनल मीडिया में भी एक बड़ा वैक्यूम है लोकल न्यूज़ को लेकर। सिर्फ फलाने व्यक्ति ने क्या कहा, बयानों पर जो पॉलिटिक्स होती है, जिसको ताऊ ने पॉल टाक का नाम दिया कि सिर्फ बयानों पे ही पूरी पत्रकारिता हो रही है, उसके इतर भी क्या कुछ किया जा सकता है। ये सोच के मैंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, कुछ जो रियलिटी ग्राउंड पे हो रही है उसको लेकर काम किया जाए। कितना टाइम लगा इस रीच तक पहुंचने में? ये 1.5 साल की, अगर फुल टाइम की तौर पे मैं बात करूं तो 1.5 साल की ये मेहनत है, जिसमें आज लगभग 130 मिलियन व्यूवरशिप पर मंथ के साथ में काम कर रहा हूं।
देखिए ये एक उदाहरण है, और स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि इंस्टाग्राम पे जहाँ लोग सेलिब्रिटीज़ और रील डालते हैं वहाँ एक खबर की भी रीच होती है। और दूसरी बात मैंने अशोक से करी थी जब मैं यूके था, और मैं इनको ट्विटर पे भी फॉलो नहीं कर रहा था, अभी भी हम शायद ट्विटर पे एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, बट इनकी एक खबर मेरे तक कहीं से पहुँची अबाउट अ लेडी दैट यू गॉट इट ट्रीटेड। तो अशोक ये बताओ आपकी यात्रा क्या रही, क्योंकि हम बाकी लोग तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए थे, आपने अपनी शुरुआत अलग रखी। सबसे पहले तो हेलो, सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका कि हमें इतने बड़े मंच पर आपने जगह दी और हमारी बात सबके सामने रखने का मौका दिया। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने शुरुआत जो है वो 2020 में जब कोरोना आया था, और उस समय मैं किसी रीजनल संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। उस समय मैंने की और धीरे धीरे फेसबुक से शुरुआत की, और करते करते आज फेसबुक पर 22-23 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। फिर इंस्टाग्राम शुरू किया, वहाँ पर 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। फिर यूट्यूब पर गए, और अभी ट्विटर पर भी चोटिया जी को देख करके, राज से लोगों को देख कर शुरू किया। मैंने ये देखा कि हम लोग जहाँ खबरें करते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि खबरें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में लगती नहीं है, या कई बार कई और भी कारण हो सकते हैं, और कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैंने एक कोई बुजुर्ग महिला थी, उसके बेटे और बहू की डेथ हो गई, और अकेली महिला थी, और उन जो डेथ हुई उनके बच्चे छोटे छोटे थे। एक 6 साल की बच्ची थी और 10-11 साल का बच्चा था। तो मुझे किसी ने कहा कि वो बच्चा हमारे वहाँ कम ठेका काम चलता है, मजदूरी करने जाता था। तो मुझे लगा कि यार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, और बच्चा जाके 50 रुपये रोज के लाता है और उनके लिए मदद करता है। तो मैंने 2021 में सबसे पहले उस महिला के मैं वहाँ घर गया और उनके लिए मैंने मदद की। मैंने कहा चलो भाई ऐसा ऐसा परिवार है, आप कुछ कर सकते। तो उसी समय पहले मेरे प्रयास में कम से कम 3-4 लाख लोगों ने उस समय उस महिला को पैसे दे दिए, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ऐसे करते करते जो बहुत निर्धन परिवार थे, ऐसे लोगों के लिए क्राउड फंडिंग करते करते मैंने अब तक करीब करीब 70-80 परिवारों को 70 या 80 परिवार होंगे, 46-47 करोड़ रुपए का क्राउड फंड दिला दिया 3-4 सालों में। उसके बाद मेरी एक नज़र गई हमारे वहाँ पर जो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं लोग, जो जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो हमारे एक अंधविश्वास रहता है कि भी उनके कुछ ये हो गया, तंत्र मंत्र की ऐसी बातें की जाती है। फिर उनको लोहे की जंजीरों से, पेड़ों से बांध दिया जाता है। जहाँ पर बारिश हो, गर्मी हो, लू हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो वहीं रहते हैं और घर के परिवार के सदस्य उनको खाना खिलाते हैं और वहीं रहते हैं। कई बार बहुत स्थितियाँ ऐसी थी। तो मैंने एक बार सोचा कि इसका क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतना हमें भी इस चीज़ों को लेकर नहीं था। फिर मैं एक परिवार के पास पहुंचा और एक महिला थी जिनके पति की कुछ महीने पहले डेथ हो गई थी, और वो फिर मानसिक विक्षिप्त हो गई। तो उनके घर वालों ने उसे बांध दिया था। उसके सर 4 बच्चे थे, 2-2, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे, और वो दिन भर मांग मांग के खाते, और रात के समय स्कूल की दीवार के सहारे वो सो जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था, क्योंकि माँ उनकी एक खेजड़ी के पेड़ से बंधी थी। फिर मैं वहाँ गया, उस महिला को वीडियो बनाया, और वहाँ पर तमाम जो उस समय अधिकारी थे, चाहे जिला कलेक्टर हो या विभाग के अधिकारी हो, सब लोगों ने सपोर्ट किया। उस महिला को हमने खुलवाया, अस्पताल भेजा। 1 महीने बाद एकदम स्वस्थ होकर के महिला वापस घर लौटी। फिर हमने लोगों से सहयोग करके उनका घर भी बनवाया और बच्चों को रहा, और फिर जब उनका घर बन गया तब हम सब लोग वहाँ गए और उनके घर खाना खाया। ऐसे इस प्रकार की ऐसी कई सारे उदाहरण हैं, सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे न जाने कितने हो गए। अब तक मैंने करीब करीब 200 ऐसे लोगों को जो जंजीरों से बंधे हुए थे, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, 200 लोगों को खुलवाया। उन्हें जो ठीक नहीं हो सकते उन्हें पुनर्वास गृह में भिजवाया, और जिनका इलाज हो सकता था उन्हें अस्पताल भिजवाया, प्रशासन का और सब लोगों का सहयोग लेकर के। और उन 200 में से 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो एकदम स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट गए और आप और मेरी तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से हम लोग सकारात्मक उसका यूज लेकर के कैसे हम लोग, हालांकि हमारा काम जर्नलिज्म में है तो पत्रकारिता करना, खबरें, रोज की घटनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, जो कुछ हम करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमारा उपयोग करके, हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम कैसे उन तमाम लोगों तक पहुँचे, उन तमाम लोगों की जो हैं समस्याएँ समझे उनकी। इसके अलावा भी ये तो दो मैंने उदाहरण दिए कि क्राउड फंडिंग करवा दिया या वो खुलवा दिया, लेकिन मूलभूत भी सुविधाएं, जहां राजस्थान जगह जगह पर हमारी कला, संस्कृति, विरासत की एक अलग पहचान रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसी कई कहानियां छिपी है जहां तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता, या कई ऐसे कारण भी होंगे जिसे हम पहुंच नहीं रहे। तो वो मैंने जब शुरू किया, मैं आपको मुझे जिस बात से संतुष्टि मिली है कला जी, वो ये है कि मैंने जब से ही शुरू किया उसके बाद हमारे क्षेत्र में अब तक कम से कम 20 ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं। एक दिशा शुरू हो गई है, वो लोगों के पास जाते हैं, उनको खुलवाते हैं, इलाज करवाते हैं, क्राउड फंडिंग होती है। तो ये एक सबसे बड़े मेरे लिए सबसे खास बात है, और यही कारण है
कि पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया पर मुझे अभी 7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और मेरी जो मंथली रीच है 450-500 मिलियन लोग मुझे देखते हैं। यही कारण है कि लगातार हम इस तरीके से काम करते रहते हैं। जी। कि जो हम कह रहे हैं आपने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये किया, स्पेस ये है कि आज राजस्थान में वी हैव एन एडिटर, वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, आज ये जो आप लोगों की खबर है, और चोटिया जी आप इस पे बताइए क्योंकि अब आप इसको बाहर से देखते हैं, ये लोग आज हमारी खबर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं राजस्थान में? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो डिस्ट्रप्टर्स जो हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ा, जब मैंने शुरू किया था यहाँ पे ये ऑनलाइन, तब था इसको कोई पूछता नहीं है, अभी भी सत्य है, मेन स्ट्रीम का एक अलग रुतबा है, वो है, बट आज ये वो स्पेस है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज कई ऐसे हैंडल्स है, अगर इनके हैंडल्स या उस पर चली जाए तो अखबार या टीवी की खबर से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। पर तो मैं ये बता दूं कि मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, मुझे नौकरी अविनाश जी ने छुड़वाई थी। और अभी जो बोल रहे थे ताऊ कि हमें आज़ादी मिल तो गई लेकिन आज़ादी मिलने जैसा फील नहीं होता, तो अविनाश जी तो अब क्या लंदन जाके बस गए, अगर ये यहाँ रहें तो शायद आज़ादी को फील करवा देंगे, इतने लोगों को नौकरी छुड़वा सकते हैं, अभियान इनका है। देखिए वो ठीक है, बट आप इस मुद्दे पे क्या कहें? हाँ बिल्कुल, अदरवाइज वील रन आउट ऑफ। अब मुद्दे पर आते हैं। तो एक ओरा है उसका, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका ओरा है और अभी तक है और अच्छे से है, लेकिन वो रोज रोज टूटता है। जब कहीं से बाड़मेर से दिनेश बोरा या अशोक शेरा या कहीं से ये और किसी इलाके में जाके रमेश कुमावत कर देते हैं, तो एकदम से सारे उसको फिर फॉलो करते हैं। इग्नोर करने वाला मामला नहीं है, अब तो फॉलो करने वाला मामला है और बहुत अच्छे से होता है। मैं आपको अभी बताऊं, हमारे जोधपुर से थोड़ा आगे एक इलाका है जो लूणी नदी है, जोजरी नदी है, उससे प्रभावित इलाका है। तो मैं उस टाइम थोड़ा बाहर था, लंबे टूर पे था, और वहाँ से लगातार वो जो लड़के हैं वो बोल रहे थे कि साहब हमारे यहाँ पे आप आओ और इसको थोड़ा उठाओ। तो मैंने प्लान किया क्या जाए कि ध्यान जाए इसके ऊपर। तो मैं एक रात के लिए गया वहाँ पे, क्योंकि वो आता था कि वहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं और नींद नहीं आती है, बदबू होती है। मैंने कहा वहाँ पे जाके सोते हैं अपन, नींद आती है या नहीं आती है। तो वो ही सारा किया वहाँ पे। और फिर मैंने बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आह्वान किया, अभिनव भाई ने ललन टॉप पे उसको चलाई, फिर बीबीसी से भी टीम आई। और सबसे मजेदार क्या हुआ कि जिस दिन मैं वहाँ पे था तो उसी दिन विधानसभा चल रही थी और मंत्री जी ने जवाब दिया वहाँ पे कि साहब वहाँ पे कोई इशू नहीं है, ऐसा पानी ट्रीट होके जा रहा है, कोई गंदा पानी नहीं जा रहा वहाँ पे। और मैंने उसी टाइम पे वहाँ से एक वीडियो बना के चलाया कि साहब ये स्थिति है जो आप देख सकते हैं। तो सारी वो चीज़ पलट गई और मंत्री जी को एडमिट भी करना पड़ा और पूरा क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। फिर उसके लिए कुछ 225 करोड़ रुपए करीब जारी भी हुए। आप जोधपुर के संपादक भी रहे जी, इलाका आपके पास भी रहा है। बिल्कुल रहा है। आपने इस पे खबर भी करी होगी। बिल्कुल करी। उसके प्रभाव और इस ऑनलाइन प्रभाव में कितना फर्क रहा? सर रात दिन का फर्क है, इसलिए है कि उसका एक दायरा है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है ना, वो जो अखबारों का है, तो उसका दायरा है, वो एक जगह से बाहर जल्दी से नहीं जाती खबर जब तक कि वो बहुत बड़ी नहीं हो। और ये मैंने यहाँ से की, और आप लंदन में बैठ के भी देख रहे हैं, जयपुर में बैठ के भी देख रहे हैं और दिल्ली में बैठ के भी देख रहे हैं। तो इसका जो दायरा है वो असीमित है, बस ये फर्क है। और रिएक्शन अब सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि पहले न्यूज रूम वाले ही कहते थे कि ट्वीट और इसमें क्या रखा है। नहीं भाई साहब, मुझे लगता है कि ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। और जिस तरह से कई बार जो पीछे पड़ते हैं लोग बाग कि साहब ये प्लीज, उससे लगता है कि हाँ असर तो होता है और गहरा होता है। दिनेश भाई हंस रहे क्योंकि अगली इन पे आने वाली है। इनकी तो कुटिल हंसी है। हाँ, कुटिल हंसी है इनकी। दिनेश भाई देखो, अब आप बताओ, क्योंकि आप हो ब्रॉडकास्ट मीडिया में, हाँ है ना, और ये एक समकक्ष का है, ये लोग आप पे कितना प्रेशर डालते हैं कि शेरा की रिपोर्ट, आप एक ही इलाके से आते हो, हाँ, वो कंपटीशन कितना भारी पड़ता है इसमें? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है कि जैसे कंपटीशन छोड़िए, इस पे बताइए प्रभाव कितना पड़ता है? प्रभाव 100% पड़ता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए पत्रकारिता, क्योंकि मैं आया था उस वक्त प्रिंट से टीवी के अंदर जा रहा था मीडिया, 2006 और 5 की बात है।
तो वहाँ हमें स्पेस नहीं मिलता था। मतलब मेरे गांव की समस्या है, ढाणी की समस्या है, पानी की समस्या है, तो वहाँ क्या होता था कि पूरे महीने के अंदर है 10-5 खबरें जो उनको ज़रूरत होती थी वही लेते थे। लेकिन जैसे जैसे 2019 के अंदर राजस्थान तक चालू हो गया, तो उसके बाद में एक नया स्पेस आया। रोज एक नई समस्या को लेकर हम उस खबर पे जाते थे, गांव में जाते थे, ढाणी के अंदर जाते थे, और उसके बाद में उस खबर को जब कवर करते थे तो उस पर तुरंत एक्शन होता था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 4 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ आपको। गांव के बॉर्डर के अंदर एक गांव है, वहाँ की एक स्कूल थी, 1 तारीख को स्कूल शुरू हुई। वहाँ पर किसी ने मेरे को 1 मिनट का एक वीडियो करके भेजा कि बोले सर 300 बच्चे हैं, सिर्फ 1 टीचर है इसके अंदर, 300 बच्चे हैं और 1 टीचर है। मैंने उस वीडियो को कुछ थोड़ा बहुत लिखकर इधर उधर से डेटा कलेक्ट कर कर ट्वीट किया, और 2 दिन बाद में उसी खबर पर आप सोचिए एक्शन होता है और वहाँ पर 5 टीचर डिप्लॉयड कर दिए जाते हैं। इतना बड़ा असर होता है, आप सोचिए। इतना बड़ा असर होता है। अब हमने असर सुन लिया, हमने कहानियाँ सुन ली, वो जो किरदार सामने शांति से बैठा है उससे हम एक और प्रभाव शुरू करते हैं। क्यों मैंने कहा डिसरप्टर, कि इस सारों का प्रभाव अच्छा तो सुन लिया, उसकी डार्क साइड क्या होती है। और ये जो हम सिस्टम और इसकी बात करते हैं, सिस्टम आज मुझे लगता है बड़ा अनफेयर रहता है, क्योंकि मैंने कई जगह बात की तो वो एक आता है कि नहीं पर ये फला साइड ही लिखते हैं। कल मुझे किसी ने कहा, इनमें से एक पैनलिस्ट से पूछना आप एक ही तरफ क्यों रहते हैं, यार कम से कम लिखते तो है, आप काउंटर कर लीजिए। इस सारे घटनाक्रम के साइड इफेक्ट क्या होते हैं विवेक, इस पे बताओ, क्योंकि यू बोर्ड इट, यू हैड ए केस ऑन यू एंड स्टिल मैं इसलिए कहा कि ये हैबिचुअल जॉब चेंजर है, अभी तक ये आज़ाद नहीं हो पाया, तो इसने कहा आज 3 महीने बाद होऊंगा, बट इसका साइड इफेक्ट क्या जाता है? बहुत मुश्किल होती है अविनाश जी। खबर की तो राजद्रोह, ट्वीट किया तो पॉक्सो, रास्ते कुछ बचे नहीं थे। तो आपने वो ब्रॉडकास्ट वाली जो बात कही वो क्यों चुनी? राजा ने एक मुर्गे को पकड़ लिया और उसको कहा कि सुबह तू बांग नहीं देगा, अगर बांग दे दी तो काट दिया जाएगा। मुर्गे ने कहा ठीक है। पहले दिन बांग नहीं दी लेकिन फड़फड़ाता रहा। दूसरे दिन राजा ने कहा कि फड़फड़ाएगा तो भी काट दिया जाएगा। उसने दूसरे दिन वो बंद कर लिया लेकिन पांव थोड़े हिलाते रहा। तीसरे दिन कहा पांव भी हिल गए तो काट दिया जाएगा। और चौथे दिन मुर्गा काटा जाने लगा तो जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा आप रो क्यों रहा है? तो यार पहले दिन ही बांग दे के मर जाता तो कम से कम ठीक रहता, तो मैं खबर मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट चुना। और रही बात साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब फोन टेम्पिंग जो राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बना, उसका मैंने खुलासा किया। 1.5 महीने परिवार से दूर रहा। जब तक हाई कोर्ट से वो FIR क्वेश नहीं हुई तब तक मैं राजस्थान नहीं आ पाया। फिर मई 2023 में एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एक ट्वीट किया था। उसमें जो आरोपी थे उन पे 5 धाराओं में पॉक्सो की मुकदमा हुआ और मेरे को ट्वीट करने पे पॉक्सो की 9 धाराओं में मुकदमा हुआ। आजकल ये एक ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि खबर करने वाली संस्था है उससे ज़्यादा डिजिटल वाले, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोटेक्शन, फंसते हैं। बट एक बात बताइए, इस पूरे इकोसिस्टम में, क्योंकि हमने पहले भी बात करी, अभी भी करते हैं, और हमारे प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो मीडिया को लेके अपॉर्चुनिटीज सीमित हैं। Do you think that it is a viable journey which can be taken forward because there is somebody who is starting, there is somebody who is established? ये हैं जो एड ऑन में काम कर रहे हैं, और चोटिया जी क्या इससे आज़ाद रहा जा सकता है? You know, how do you look at it कि आप लोग कर रहे हैं, पर इससे अल्टीमेटली where do you want to reach or hit? कि जैसे मैं रमेश से कई बार पूछता हूँ आगे का क्या, पता नहीं सर, अभी देख रहे हैं, सोचेंगे, एक प्रयास किया फिर रुक गए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लगातार अगर आप फॉलोअप करते हैं तो असर होता है। नहीं, पर क्या ये अब सिर्फ असर के लिए बच गई है? मेरे हिसाब से सर ये चीज़ जो है वो पैशन से ही आ सकती है। सैलरी के लिए अगर आप जर्नलिज्म में आएंगे या फिर इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो नहीं हो पाएगी। और हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि व्यूवरशिप या बहुत लेविश लाइफ के लिए, तो ये उसके लिए भी नहीं है। कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो
सीट्स पे पहुंच सकते हैं। नहीं, बट आपको राजस्थान में संभावना क्या लग रही है इसकी? क्योंकि बहुत- कई लोगों के मैंने प्रयास करते देखे, मैं खुद 13 साल से प्रयासरत हूँ, अभी तक ये वाला प्लेटफॉर्म भी सस्टेनेबल नहीं है। सो आप सबके डिस्ट्रप्शन में मैं भी हूँ, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बट डू यू थिंक कि अब ये स्पेस इतना रह गया क्योंकि इस पे इतनी ऑनलाइन स्क्रूटनी होने लगी है? बिल्कुल बहुत अगर आप कहीं अकेले में भी हो, कई लोग, मैं खुद कहूँगा, ट्वीट भी करने से बचते, यार रहने दो, क्यों फंसे? सो डू यू थिंक कि विल वी कैरी ऑन विद द डल वे, जैसी हमारी राजनीति हो गई है कि जो चल रहा है मीडिया भी उसी तरह आ रहा है, चलने दो, या डिस्ट्रप्शन जारी रहे? नहीं, मेरे हिसाब से राजस्थान को अभी बहुत ज़्यादा डिस्कवर होना बाकी है। आप सस्टेन या सर्वाइव तब कर पाएंगे जब आप अपने अलग अलग डायमेंशंस पे काम करेंगे। लाइक अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल ही अगर आप बातचीत करेंगे तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आर्ट भी है, कल्चर भी है, और भी कई सारी, आप गांव-गांव में जाएंगे तो बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी। तो जिस तरह से आप सिर्फ जर्नलिज्म में भी सिर्फ पॉलिटिकल जर्नलिज्म करने रह जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। आप बहुत सारे और भी उसके डायमेंशन से उन पे काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप निश्चित तौर पे न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि बहुत अच्छा कमाल भी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है शेरा जी, आपने ग्रेजुएट किया, आपकी इतनी फॉलोअरशिप है, आपने मुझे थोड़े दिन पहले बताया कि एक इस्टेब्लिशमेंट भी आपने स्टार्ट की है, आपको इसका वे फॉरवर्ड किस तरह लगता है? बिकॉज लोकल एरियाज़ में जब इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं आपके ऊपर स्क्रूटनी भी और ज़्यादा होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात है कि हमें कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि कई बार हम लोग जो चीज़ें करते हैं उसके बाद हमें उसको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं किया होता, या हमारे मन में कभी आता है कि यार ये चलो छोड़ो, अब मैंने क्या करना है। फिर हम इसमें किसी न किसी प्रकार, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप टीवी और अखबार में आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, आपका जो कमेंट्स आपको कोई नहीं करेगा, आपको उस पर कहाँ आप कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ आपको आपने जो लिखा है या जो कुछ चीज़ें आपने वीडियो बनाया उसका जवाब भी वहाँ से आपको जो व्यूअर्स हैं वो देंगे। तो कई बार ऐसा लगता भी है, अगर हम चाहते हैं ये ठीक होकर भी हमें इसको नहीं करना था या हम लोग नहीं किए हैं। दूसरी बात ये है कि आप स्टेब्लिश की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा, मैं सोशल मीडिया पर जैसे जैसे हमारा चीज़ें सब मेरे इंडिविजुअल नाम से चल रहा था और मैं मेरा काम भी कर रहा था, मुझे एक समय लगा कि ये एक लंबा जो है वो उससे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इसमें लंबा कर पाऊंगा। तो फिर मैंने समय रहते मेरा एक डिजिटल जो चैनल के रूप में वो शुरू किया और पूरे राजस्थान में सब जगह रिपोर्टर्स भी हैं, इन्फॉर्मल भेजते हैं और छोटा बड़ा ऑफिस स्टूडियो भी शुरू कर लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग जो कर रहे हैं, अगर हम इस डिजिटल में हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है, या मैं जिन लोगों को देखता हूँ, कई सारे और भी सब प्लेटफॉर्म्स देखता हूँ, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो इसका है। और दूसरा आपने ये कहा कि आपने एक चीज़ पूछी कि आप लोग जो खबरें करते हैं उसमें और मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से देखते हैं। मैं अभी का नहीं, मैं जब आज से 4 साल पहले एक चैनल में हुआ करता था, मैंने एक चैनल में एक खबर भेजी, वो खबर चली या नहीं चली, 4 दिन बाद उसी चैनल से मेरे पास फ़ोन आता है कि यार ये खबर आपके वहाँ की इतनी बड़ी वायरल हो रही है, सब जगह चल रही है और अपने खबर आई नहीं। मैंने कहा सर ये खबर जो वायरल हो रही है ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो रही है और मैंने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाली, उससे पहले अपने चैनल तक आ चुकी है और अपना चल चुकी है। तो सोशल मीडिया का ये है कि खबरें आज मैं देखता हूँ अधिकतर जो चैनल से, हालांकि बहुत बड़े बड़े अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उन खबरों का सीधा असर उन पर जाता है और वो खबरें वहाँ चलती है और उसका असर भी होता है। आपसे मैं पूछूंगा दिनेश जी इसी की कंटिन्यूशन में, एंड देन आई विल ओपन इट अप फॉर पीपल बिकॉज आई अंडरस्टैंड टाइम इज रनिंग आउट। ये जो इन सब ने बात करी उसका आज की तारीख में आप पे कितना इम्पैक्ट है टू वर्क आउट? बिकॉज आप सब बड़े चैनल बोलते हैं हाइपर लोकल जाओ, और आपकी एक स्पेस होती है जिसमें आपने अभी तक काम किया, उससे डिविएट होके आपको क्या लगता है, क्या इनकी वजह से आपका जो मेन नेशनल न्यूज़ रूम था उससे आपके काम पे इम्पैक्ट पड़ा है, दैट दे डिमांड मोर आउट ऑफ यू? हाँ, नेशनल पे इतना पहले भी खबरें बहुत कम लगती थी, मतलब बहुत चुनिंदा खबरें लगती थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया और ख़ास तौर से आप सोचिए राजस्थान तक शुरू हुआ तो उसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया। चेंज इन द सेंस कि आप सोचिए कि गांव जैसे बाड़मेर के अंदर है, तो बाड़मेर की आप सोचिए पूरे राजस्थान के अंदर अगर 50 जिले हैं, लेकिन बाड़मेर के अंदर अगर जो राजस्थान तक पे खबरें लगेगी अगर पूरे दिन के अंदर 15 वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो उसमें बाड़मेर के 2 होंगे। सर वो इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग कोई मुद्दा छोड़ते नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे कोई आंदोलन भी शुरू होता है, आप सोचिए कि हाँ स्टूडेंट का आंदोलन है तो उसकी भी शुरुआत आप सोचिए बाड़मेर आकर होती है। नहीं, पर क्या ये कंपल्शन है कि अब बाड़मेर वालों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बाड़मेर का नहीं भी खबरों पर हमें डालना जरूरी है?
वैसे तो अब इतना प्लेटफॉर्म हो गया, क्योंकि आप जब इतना बड़ा, अब सोचिए कि मैं हूँ, मेरे खुद के 4-5 मिलियन है, तो लोग आपके पास में मैसेज करते हैं। धौलपुर से मैसेज आ गया कि बोले सर ये खबर है, बोले ये खबर, बोले सर आप करो। That is what I was wanting to ask, that अब इसने boundaries break कर दी है. And I understand now we are running short because there are 2 more panels. I'll open it up for 2 or 3 quick questions. अगर किसी का कोई सवाल है, क्योंकि कल मुझसे 2-3 मित्रों ने कहा हम ये पूछना चाहेंगे. सर वहीं से बोल लो, मैं हाँ पूछिए अविनाश. सर राजस्थान में बैठे हैं और आप सब लोग जैसे पॉलिटिकल मीडिया सर राजस्थान की धरती पे हैं तो राजस्थानी की तो बात करना लाजमी है, और हम लोग चूंकि राजस्थान से हैं और आप लोग भी राजस्थान से हैं, तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है साहब, राजस्थान की भाषा के लिए हम लोग बहुत लंबी जिहाद से लड़ रहे हैं। इस दौर में आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ साहब ट्विटर, एक्स या जो भी कह लीजिए सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स है, इस पे कहीं पे भी हम नदारद हैं, कहीं पे हमारी कोई बात नहीं होती। अगर हम घर में भी राजस्थानी बोलते हैं तो दकियानुसी कहलाते हैं, अगर हम कहीं पे आपस में बात राजस्थानी में कर लेते हैं तो हम पुराने ख्यालात के कहलाते हैं। आप जी सवाल तो राजस्थानी में पूछ लो। मैं पूछ लूंगा, लेकिन कुछ लोग जान नहीं पाएंगे। सर शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है सर, इसमें निकल के ये आता है, हम हमारी कलाओं की तो मॉडर्न मानते हैं, वहां पे उसके बारे में तो जिक्र करते हैं जब आधुनिक लोग, लेकिन राजस्थानी भाषा में बात नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है, क्या आप राजस्थानी के लिए कुछ कार्य करना चाहेंगे? चोटिया जी, क्विक एंड शॉर्ट आंसर। मैं तो खुद राजस्थानी भाषा को कार्य करता हूँ साहब, लेकिन अटा बोलनी पड़े क्योंकि 12 का लोग बहुत ऐठ है ना, और आपने जब भी कठे हमारी जरूरत हो मैं सब लोग एक साथ आप वास्ते तैयार हाँ हमेशा। अरे बाप जी बोलनी पड़ी आपने। अच्छा सुनो, एक सेकंड, हिंदी बोले राजस्थानी भाषा को आंदोलन खबर के बारे में कोई सवाल हुए तो पूछ ले रहो, क्योंकि वो भाई कह रही हो कि टाइम जातो रहेला। एनीवन हैज अ क्वेश्चन? हाँ मुकेश। पहली बात तो अविनाश जी, आप संस्थान के लोगों की नौकरियां छुड़वा रहे हैं, ये साजिश ठीक नहीं है। सर मुझे अपना कुनबा बढ़ाना है। हमारे कुनबे का क्या होगा वो आप तय करो। दूसरा, ये बहुत सीरियस बातें हो गई। चोटिया जी ये बताइए कि आपकी सबसे क्या बोलेंगे उसको, ट्रोलिंग जो होती है आप लोगों की, हम अखबार के लोग थोड़े से बचे रहते हैं, आप 2 वे कम्युनिकेशन वाले मीडिया में हैं, तो आपकी अब तक सबसे रोचक ट्रोलिंग क्या हुई और आपने उसको कैसे डील किया? फिर शेरा जी आप भी बताइए। देखिए, एक रोज का काम है ये ट्रोलिंग होना, और मुझे लगता है कि मेरे पर विशेष प्रेम है लोगों का, तो मुझे जितना ट्रोल किया जाता है उतना शायद किसी पत्रकार को ट्रोल नहीं किया जाता। बाकी नेताओं को तो जैसे ये लोग बहुत झेलते हैं, लेकिन मैं खूब ट्रोल होता हूँ, और मैंने इसका एक रास्ता निकाला, उसको बहुत अच्छा सा जवाब दो, और जितना अच्छा आप जवाब देंगे उतना ही वो अगले दिन आपके पास में डीएम में मैसेज आएगा, सर मेरा मतलब ये नहीं था। और जब कभी आपको किसी आयोजन में मिलते हैं लोग, तो आके वो पैर छूते हैं, साहब मैं वो हूँ जिसने आपको ट्रोल किया था। ये इसका बीच का रास्ता है ये। माथुर साहब, ट्रोलर हमारी ताकत है। हम रोजाना हम लोग जो हैं, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर हम करीब 70 से 80 कंटेंट अपलोड करते हैं, और उन सभी एक भी ऐसा कंटेंट नहीं था जिसमें 500 से 1000 कमेंट्स नहीं आए हो। और कई बार लोग हमसे चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझ में नहीं आता है, या कई बार कहते हैं, लेकिन जो ट्रोलर हमें बाद में जहाँ कहीं मिलते हैं या सही बता के डीएम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं सर हमने आपको जो कमेंट किया था ना उसके बाद हम ये है। अधिकतर तो हम कमेंट पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, और कई बार देखते हैं कि तर्क सहित बात किसी ने अगर बात लिखी है तो बाकायदा हम उस पर विचार भी करते हैं, उनका जवाब भी देते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं या ये है। और अधिकतर आजकल के लोग जिसके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, उनको लगता है कि भाई इस पर हम कमेंट करेंगे, अगर सही किया तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कमेंट पर भी लाइक पाने के लिए वो ऐसे कमेंट्स करता कि उस कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा लाइक आ जाए और उसकी रीच बढ़ जाए। कई लोग फिर उनकी प्रोफाइल देख के चेक करते कि यार ये कमेंट करने वाला कौन है, कभी एक फॉलो भी कर। तो ये चीज़ें अधिकतर उसके लिए होती है, ना कि सिर्फ उस मुद्दे के लिए ट्रोल किया जाता है। मैंने ऐसा जहां तक पाया है। आई थिंक वी शुड एंड हियर। और कोई सवाल हो? वी आर अवेलेबल आफ्टर दिस बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर इसके बाद पूछ लेना यार। मुझे लगता है हमसे सवाल पूछने वाले ज्यादा हैं सर वो सब ठीक है, पर आई थिंक वी कैन। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ही इज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड शॉर्ट रखना दोस्त।
मैं सर बाड़मेर में देख चुका हूँ बोरा जी, शेरा जी वगैरह को। तो मेरा क्वेश्चन लगभग मुकेश जी से मिलता जुलता है कि ट्रोलिंग तो सोशल मीडिया का मामला है, लेकिन मैंने वहाँ देखा कई बार कोई लड़की प्रेम विवाह करके आई है और ये एसपी ऑफिस खड़े हैं, तो उसके बाद व्यक्तिगत हमला या किसी दबंग के द्वारा किसी की पिटाई के बाद जब ये लोग कवर कर रहे होते हैं तो उससे उस चैलेंज को ये कैसे फेस कर पाते हैं, ये मुझे पूछना है इनसे, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। बाड़मेर छोटा एरिया, इसलिए वहाँ लोग जानते भी हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कोई सवाल आएगा। हालांकि हम लोग ऐसी चीज़ों से बचते हैं, कई बार प्रेम विवाह किया है या किसी ने कोई भाग कर उसका हुआ होगा, हमारे कई मित्र हमारे साथियों करते भी हैं। मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर अपने घर से निकल करके, चाहे वो महिला है, पुरुष हैं, बच्चा है, बुजुर्ग हैं, वो अगर एसपी ऑफिस पहुंचता है तो उसकी एक कोई ना कोई समस्या होगी। ये आप इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, न कि हमें ये बताना होगा कि ये एसपी ऑफिस पहुंच गए, उनके घर घर की बात आपने शेयर कर दी। और ऐसा कभी होता नहीं है कि सिर्फ, हाँ, चैलेंज ये आता है कि कमेंट्स करते हैं लोग, ये तुम पत्रकारों का यही काम रह गया है, तुम इस महिला का ये बता दिया, या तुमने वो झगड़े कर रहे उनका आपने वीडियो बता दिया, या ये कर दिया। तो उसकी एक समस्या होती है, उसका फेस मुझे नहीं लगता कि आज दिन तक किसी ऐसे, हालांकि हम लोग इससे बचते हैं और जो लोग करते हैं उनको किसी का कोई ऐसे समस्या नहीं आती है कि आपने क्यों किया या कैसा किया। कुछ लोग करते हैं और कई बार लगता है कि हमारी खबर के बाद, मैं बताऊं कि ऐसी खबरों में अधिकतर जैसे ही इसका वीडियो आता है, 5-5, 7-7 साल से उनके डिस्प्यूट चलते हैं, पारिवारिक डिस्प्यूट चलते हैं, लेकिन एसपी ऑफिस आने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो अगले कुछ दिनों में उसका समझौता हो जाता है। ये एक उस वीडियो की ताकत होती है, ना कि उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने पर। देखो, चैलेंज तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और चैलेंज है तभी तो अभी बाड़मेर क्या, माउंट आबू सिरोही में एक पत्रकार के साथ मारपीट होती है। तो चैलेंज, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर जो आपने भी सवाल किया कि डार्क साइड क्या है, यही डार्क साइड है। एक लास्ट कमेंट विवेक से। विवेक, क्योंकि आई हैव सीन यू कम आउट ऑफ मेनी केसेस एंड एंडेड, हाउ डू यू डील विद इट? वन लास्ट एंड देन वी क्विकली एंड। अब मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, संख्या बढ़ रही है। थैंक यू वेरी Thank you. मच। Thank you so much. Can I invite